हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख रखा होगा, बिहार पुलिस की 21,391 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, वो वैकेंसी में इतना ज़्यादा फॉर्म भरा गया है कि काफ़ी कंपटीशन है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को तैयारी जो है वो अभी से ही करना होगा और अच्छे ढंग से करना होगा। तो उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एक बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप लोगों के समझ आया हूं। आज उसका हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस पूरे प्रैक्टिस सेट्स में 100 क्वेश्चन होंगे और पूरे सारे क्वेश्चंस को हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से पूरे व्याख्या के साथ हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। यह जो है वो यूथ कंपटीशन के पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए, उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। उसी से आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका अगर सारा प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और कमेंट में साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि कंटिन्यू करना है तो विथ एक्सप्लेनेशन या कंटिन्यू विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत जो है वो एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी गणतंत्र देश जो होता है वो एक ऐसा देश होता है जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति जो है वो पदासीन हो सकता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि यह जो गणतंत्र होगा वो राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान रखना है कि गणतंत्र की अवधारणा जो है वो फ्रांस से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो देखिए, भारत का संविधान की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत की संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, और उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 395 अनुच्छेद थे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन जो है वो बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में प्रयुक्त शब्द जो गणतंत्र है वो सूचित करता है। तो गणतंत्र क्या सूचित करता है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र का अर्थ है वो यह बताता है कि भारत का जो प्रमुख यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो चुनाव के जरिए सत्ता में आएंगे, और उनका चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि देश का प्रधान जो होगा वो क्या होगा? एक निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है, संविधान की प्रस्तावना की अगर हम लोग बात करते हैं, मतलब ये प्रियम्बल की बात करते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की सामान्यता का उल्लेख जो है वो किया गया है। प्रस्तावना से एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था, उसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता, यह 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार जो है वो कौन संभालता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, मतलब भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की एब्सेंट में यह जो होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक के रूप में संभालेगा, लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित ना हो तब क्या होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति के कार्य को संभालेंगे। अभी के डेट में एक बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि जब तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन हो गया था, उसके बाद न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो थे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है? तो यह जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है।
यह बात है जुलाई 2018 की। जुलाई 2018 में इस विधेयक को संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है। इसके अनुसार जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अनुसूचित अपराध किया हो और जिससे 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की रकम जो है वो सम्मिलित हो और वो भारत देश छोड़कर किसी अन्य देश में फरार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद का सामना नहीं किए हैं। तो कौन से भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो संसद का सामना नहीं किए हैं? चौधरी चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनका टेन्योर कब से कब तक था? 1979 में ये बने थे और 1980 में 14 जनवरी 1980 तक ये रहे थे। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो मोरारजी देसाई की अगर बात करते हैं तो मोरारजी देसाई से याद रखिएगा, यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी यह प्रथम प्रधानमंत्री थे। वहीं बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले यह प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है वो वर्णित है? वित्तीय आपातकाल किस में है? अनुच्छेद 360 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 360 में। देखिए, अनुच्छेद 360 के अनुसार ही राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान होने पर कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय साख का खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो कर सकता है। लेकिन वित्तीय आपात की घोषणा के 2 महीने के भीतर ही संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना जो है वो आवश्यक है। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 जो है इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार का वर्णन है और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है? तो संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार जो है वो किसके पास है? वो है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी की अगर बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं और वह उसके पश्चात प्रयत्न ही पद धारण जो है वो करते हैं। इनके बनने के लिए वही अर्हताएं चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होना चाहिए। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनको भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार जो है वो प्राप्त है। आप लोगों को याद होगा अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के तहत ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और फिर आप लोगों को एक याद रखना है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 यह कहता है कि महान्यायवादी जो है वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन इसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। यह अनुच्छेद 88 कहता है। तो महान्यायवादी से 76 और 88 यह दोनों अनुच्छेद जो है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है वो 22 दिसंबर 1953 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953। इस आयोग में 3 सदस्य थे, ठीक है। और यह आयोग जो है वो फिर 1955 में जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपा था, जिसके आधार पर फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो संसद में पारित होता है और इसी अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो कौन सी है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको कि देवयानी गैलेक्सी भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह का नाम जो है वो किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो शुक्र ग्रह जो है उसका नाम जो है वो रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है और साथ ही साथ इसके पास कोई उपग्रह जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो सबसे लंबी रेखा कौन सी है?
उत्तर ध्रुवीय वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? भूमध्य रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। देखिए ग्लोब पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है वो सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। 90 डिग्री उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है वो सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ा पूछेगा तो भूमध्य रेखा, और सबसे छोटा पूछेगा तो 90 डिग्री उत्तरी जो कि दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और दक्षिण में अगर आप आते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खरे पानी की झीलों में से एक है? देखिए विश्व की सबसे खरी पानी की जो झील है वो तुर्की की बोन झील है। बोन झील यहाँ ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिएगा तो मृत सागर जो है इसका दूसरा स्थान है। अगर पहला स्थान देखा जाए तो वो बोन झील है जिसकी लवणता जो है वो 333% है लगभग, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पे है मृत सागर जिसकी लवणता जो है वो 238% है। तो यही आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा पॉइंट। साथ ही साथ याद रखिएगा इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। साथ ही साथ अगर बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की तो उसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो तमिलनाडु में केप कैमरिन जिसको कि कन्याकुमारी कहा जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो किबतू अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुहार मोती गुजरात है, और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है? तिब्बत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिब्बत में स्थित है। देखिए भारत में जो विस्तृत ट्रांस हिमालय है उसके बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहा जाता है, जिसका विस्तार जो कि है वो कहाँ है? तिब्बत में है। क्लियर है? इसके पश्चिम में मानसरोवर है, दक्षिण में राकास्थल झील है जिनसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सब जो नदियां हैं वो निकलती हैं। ये सब जो पूरा ज्योग्राफी पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर झील है। इसका मानसरोवर झील से ही निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से जब भारत आती है तो अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रवेश करती है। इसकी कुछ सहायक नदियां के भी नाम याद रखिएगा, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, मानस, तिस्ता। ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया जो है वो बर्गिज कुरियन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्गिज कुरियन, जो कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 यानी NH48 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो NH48 का विस्तार जो है वो दिल्ली से चेन्नई तक है, जो कि भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है, और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2807 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली से चेन्नई तक। नेक्स्ट है कि बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो इनमें से किससे संबंधित है? देखिए बोधिसत्व की अवधारणा जो है वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महायान बौद्ध धर्म। आप लोगों को याद होगा चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही जो बौद्ध धर्म है वो 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बौद्धिस्त्व है, और हीनयान का आदर्श जो है वो अर्हत पद को प्राप्त करना है। तो आपसे महायान या हीनयान कुछ भी पूछा जा सकता है, तो यह दोनों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस जो है वो नाटक का विषय है? तो यह किसकी कहानी है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? विशाखदत्त के द्वारा किया गया है, और इस ग्रंथ में जो मौर्य इतिहास है मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है, और इसी में ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल या कुलहीन जो है वो कहा गया है। क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य से कुछ और चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था,
मगध की गद्दी पर यह 332 ईसा पूर्व में बैठा था। साथ ही साथ यह जैन धर्म का अनुयायी था और यह जो जैनी गुरु जो भद्रबाहु है उससे यह जैन धर्म का दीक्षा लिया था और यह अपना अंतिम समय जो है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। राजतरंगिणी जो है वो कल्हन के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और जैसे ही जय सिंह का शासन खत्म होता है उसके साथ ही कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण भी जो है वो समाप्त हो जाता है। कल्हन जो था वो हर्ष का आश्रित कवि था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। इन गुफाओं को याद रखिएगा 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया था। अजंता की गुफाओं का निर्माण जो है वो बौद्धक शासकों मुख्यतः हरिसेन के संरक्षण में हुआ था, जिसमें कि कुल 29 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद मिन मकाला किस भाषा में लिखी थी। तो यह किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? अरबी भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी भाषा में। एक चीज़ और अल बरूनी से याद रखिएगा, अल बरूनी जो था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यह जो है वो एक सूफी संत थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार, उन्हीं की स्मृति में इसका निर्माण जो है वो शुरू करवाया गया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने शासनकाल में एक ही मंजिल का निर्माण करवा पाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इल्तुतमिश जो आता है वो इसमें 3 मंजिलों का निर्माण करके इसका जो है वो निर्माण पूरा करवा देता है। फिर जब तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक आता है उसके शासनकाल में क्या होता है कि चौथी मंजिल जो है वो ढह जाता है और फिर उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक होता है वो चौथा और 5वां दोनों मंजिल का निर्माण जो है वो करवा देता है। कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है उससे एक चीज़ और ध्यान रखना है, कुतुब मीनार जो है वो 1993 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। अब बात करते हैं अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार तो बनवाया ही था, साथ ही साथ इसके अलावा इनसे और याद रखना है कि यह दिल्ली का कुब्बते उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो स्थित है। तो अगर हम लोग बात करते हैं शेरशाह सूरी के, तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो मकबरा जो है वो कहाँ? बिहार के सासाराम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सासाराम में स्थित है। शेरशाह की मृत्यु जो है वो कालिंजर के घेरे के दौरान 1545 में गोला फटने से हो जाता है। शेरशाह का जो टेन्योर था वो 1540 से लेकर 1545 तक था। कुछ और शासकों के मकबरा जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे बाबर का मकबरा जो था वो काबुल में था, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का शहादरा लाहौर में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में और सलीम चिश्ती का फतेहपुर सिकरी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मकबरा के स्थान हैं शासकों के जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था। तो अहमद शाह अब्दाली जो है वो भारत में अफगानिस्तान से आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अफगानिस्तान से आया था। देखिए अहमद शाह जो था वो भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1748 में पंजाब पर, जो कि असफल रहा था। फिर उसने 1757 में दिल्ली पर विजय प्राप्त किया था। यह मेन जो फेमस है अहमद शाह अब्दाली, वो मराठों के बीच जब पानीपत का तीसरा युद्ध करता है 14 जनवरी 1771 में, जिसमें कि मराठा पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कि अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ में स्थित है। तो अकबर के द्वारा निर्मित पंचमहल जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यह जो है वो पिरामिड आकार में बना हुआ है, जिसको कि हम लोग हवा महल के नाम से भी जानते हैं। अकबर के द्वारा और क्या क्या चीज़ बना है? अकबर जो है वो आगरा का किला बनवाया है, बुलंद दरवाज़ा,
दीवाने खास, इबादत खाना, जोधाबाई का महल, यह सब जो है वो अकबर के द्वारा ही निर्मित है। अकबर का जो टेन्योर था वो कब से कब तक था? 1556 से लेकर 1605 तक था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1510 एडी में। बात है एक जब पुर्तगाली वायसराय आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, वही 1510 में बीजापुर का जो सुल्तान रहता है यूसुफ आदिल शाह, उसको हराकर गोवा को अपने कब्जे में कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो लखनऊ में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बेगम हजरत महल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बेगम हजरत महल के द्वारा। अच्छा, तात्या टोपे से के याद रखिएगा, इन्होंने कानपुर में नेतृत्व किया था 1857 के। और कुंवर सिंह से अगर बात करते हैं तो ये कुंवर सीट से याद रखिएगा, आरा जगदीशपुर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस शहर में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो नवाब सलीम उल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ढाका। फिर इसके बाद 1906 में जब इसकी स्थापना हो जाती है तो फिर 1907 में लीग का संविधान जो है वो 1907 में कराची में बनता है। और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन जो है वो 1908 में अमृतसर में होता है। और फिर 1908 में ही एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1908 में ही मुस्लिम लीग की एक शाखा जो है वो लंदन में खोली जाती है, जिसे कि सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल किया था? तो किसने किया था? यह किया था लॉर्ड रिपन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने। देखिए, सबसे पहले ये बात है 1870 की दशक की, जब प्रसिद्ध जो मेयो था उसने प्रस्ताव से संस्थानीय संस्थानों की शक्तियां और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दिया था। फिर मेयो के द्वारा उठाए गए कदमों का ही अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में इन स्थानीय संस्थानों को लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो प्रदान किया गया था। लॉर्ड रिपन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन से कुछ और भी चीज़ें आपको याद रखना है। लॉर्ड रिपन का सबसे पहले तो आपको टेन्योर याद रखना है, ये 1880 से लेकर 1884 तक था। इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ था वो था 1882 में यह बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को समाप्त कर देता है। फिर उसके बाद सिविल सेवा में प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा थी 19 वर्ष से बढ़ाकर यह 21 वर्ष कर देता है। और इसी के समय में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना भी जो है वो करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो अंतिम उपभोक्ताओं पर खरीदे जाने पर क्या, अंतिम उपभोक्ता जो उसको खरीदता है वो क्या करता है? उसका कंज्यूम कर लेता है, मतलब उपभोग कर लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सूखा प्रणब क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था? तो जो सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार के द्वारा 1973-74 में शुरू किया गया था। अब बताइए 1973-74 में कौन सा पंचवर्षीय योजना था? पंचवर्षीय योजना चौथा का जो टेन्योर था वो था 1969 से लेकर 74, यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना से और भी चीज़ें याद रखिएगा, जैसे यह DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना था, इसी योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक रही थी। इसरो की स्थापना जो है वो इसी के कार्यकाल में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था और साथ ही साथ श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ भी जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन जो है वो धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति का निगरानी कौन करता है? जो हमारा सेंट्रल बैंक यानी जो केंद्रीय बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ शुरू किया गया था। और फिर 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण जो है वो कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35
कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के अधीन आने वाले 4 दर जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो जीएसटी के अधीन आने वाला जो 4 कर है वो कौन कौन सा है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा एक डेट 1 जुलाई 2017 जिस दिन की जीएसटी को व्यवस्था जो है वो भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना जो है वो शुरू किया था। तो संपदा योजना जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसकी शुरुआत जो है वो 2017 में किया गया था और इस योजना का जो उद्देश्य है वो कृषि का आधुनिकीकरण करना तथा फसल बर्बादी को कम करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ हुआ था, जिसका जो मुख्य लक्ष्य जो था वो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों तक रोजगार उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई है। तो नमामि गंगे परियोजना जो है वो जुलाई 2014 में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका उद्देश्य जो है वो गंगा नदी को पूरी तरह से साफ करके स्वच्छ मतलब बना देना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक था गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान जो है वो राजीव गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, कब, 1985-86 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुण्य कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो कुंभ पर्व है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन जो है कि भारत के 4 स्थलों पर किया जाता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। और जो पुण्य कुंभ मेला होता है इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हर 12 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है वो किस राज्य में हुई थी। तो भरतनाट्यम जिसको कि सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है, इसका उत्पत्ति जो है वो तमिलनाडु में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। तो किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, हारमोनियम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हारमोनियम में क्या होता है, कीबोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है, द लाइफ ट्री है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री हो गया, विंग्स ऑफ फायर हो गया, इग्नाइटेड माइंड्स हो गया, इंडिया 2020 हो गया, ये सब पुस्तक जो है वो अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनामाइट का। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1901 में हुआ था। ठीक है। फिर आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार से पूछा गया क्वेश्चन है कि 1974 में यह नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉ का पूरा अर्थ क्या है। तो रॉ का पूरा अर्थ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत की एक प्रमुख खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना जो है वो कब किया गया था, 1968 में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन है, मतलब सीपीयू का एक भाग है मेमोरी रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन है। तो उसको क्या बोला जाता है, पिक्सल। वो एक छोटा बिंदु है जिससे मिलकर कई डिस्प्ले या फिर स्क्रीन बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। तो
तो यह टोकन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी टोकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है। तो png एक्सटेंशन जो है वो किस तरह की फाइल में होता है, यह जो है वो इमेज फाइल में एक्सटेंशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इमेज फाइल में एक्सटेंशन ये .png होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। तो टेस्ला में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर ध्वनिक संदेशों का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोन। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो बोलोमीटर जो होता है वो ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए यूज किया जाता है। पायरोमीटर जो होता है वो दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने में यूज किया जाता है। और एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो किसको किया जाता है, द्रव्यमान और वेग को। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू मतलब संवेग बराबर क्या होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, जो कि एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है, कंडेंसेशन यानी संघनन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। देखिए, आप लोग अगर बिहार पुलिस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सब एग्जाम्स जिसमें कि वनडे जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें कि जीके पूछा जाता है, वो सब के लिए घटना चक्र जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और घटना चक्र का हिस्ट्री हो गया, फिर घटना चक्र की पॉलिटी हो गया, घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोडेड है। एक बार आप लोग जरूर जाकर इसको देखिए, यह बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। तो परिवर्तित क्या नहीं होता है, जो किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। तो प्रोटॉन का गति परिवर्तित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गति। प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज जो है वो 1919 में गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका नाम जो है वो प्रोटॉन रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड किसमें होगा, बैटरी में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ कहा जाता है किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लैंक को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर के रूप में किसको जाना जाता है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अंगूर की खेती को। याद रखिएगा, सब्जी की खेती को क्या कहा जाता है, ऑलेरी कल्चर कहा जाता है। फलों की खेती को क्या कहा जाता है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। फूलों की खेती को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को पीसीकल्चर कहा जाता है और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। आत्मघाती बैग किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का खोज जो है वो क्रिश्चियन डी ड्यूब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज किया था। तो यह जो है वो किनके द्वारा किया गया था, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
कि ब्लैंक किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। यह बात कर रहा है किसका? केचुआ का, जो कि एनालिडी जाति यानी फाइलम से संबंधित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केचुआ। नेक्स्ट है कि एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो सर्वदाता किसको कहा जाता है? तो सर्वदाता कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। और ओ सर्वदाता रक्त समूह क्यों है? क्योंकि ओ में कोई एंटीजन जो होता है वो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ। एक याद रखिएगा ए बी, जिसको कि सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर बनाते हैं। तो यह जो है वो खाद्य श्रृंखला में दूसरा पोषण स्तर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2030 में सौराष्ट्र तमिल समागम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह महोत्सव जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। कहाँ? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2023 में संगठन में समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान जो है वो किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो यह अभियान जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो आम आदमी पार्टी को नए राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आम आदमी पार्टी। साथ ही साथ याद रखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो छिन भी चुका है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है कि अप्रैल 2023 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो आया है इसमें बड़े और मध्यम राज्यों में कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें जो हैं वो किस दल को प्राप्त हुई है? तो इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें जो है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपुल्स पार्टी जीता है। और फिर कॉनराड संगमा जो है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी से मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त किया है? तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो 32 सीट पे जीता है, लेकिन एनडीए गठबंधन जो है वो टोटल 33 सीट पे जीता है। और फिर भाजपा के मनिक साहा जो है वो त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32। इसके बाद देखिए यह क्वेश्चन नंबर 70 है। इसके बाद 71 से लेकर 80 तक 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के हैं। एक्चुअली मेरे पास वो राइटिंग का कुछ ऑप्शंस नहीं है, इसलिए मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के लास्ट में अटैच कर दिया हूँ। आप लोग पीडीएफ से जाके इसका सॉल्यूशन जो है वो मैथ्स का देख सकते हैं। उसके बाद से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिर 91 से 100 जो है वो हिंदी का क्वेश्चन है। तो ये इंग्लिश और हिंदी वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड, मतलब गलत मीनिंग कौन सा है ये आपको बताना है। डिक्टेट का मतलब होता है तानाशाही करना, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद है डिफरेंस का मतलब होता है किसी दो चीज़ों में अंतर निकालना, यह भी सही है। फिर ऑप्शन बी है डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, इसका भी स्पेलिंग सही है। फिर ऑप्शन डी है डिक्शनरी का स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली डिक्शनरी का सही स्पेलिंग जो होता है वो DICTIONARY होता है, ना कि NERY होता है। तो इसलिए यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा शब्द, विलोम शब्द, जो कि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। तो आपको बताना है लोथ का विलोम शब्द, इसका मतलब होता क्या है, पहले तो यही आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब होता है घृणा करना, किसी आदमी से नफरत करना, यह कहलाता है। तो घृणा करना का उल्टा क्या होगा? किसी भी चीज़ों की बड़ाई करना, प्रशंसा करना जो होगा वो होगा।
अब देखिए डिटेस्ट का मतलब होता है नफरत करना, तो यह तो नहीं होगा, ठीक है। डिस्पाइस का मतलब होता है निंदा करना, यह भी नहीं होगा। अवोर नहीं होगा, अवोर का मतलब होता है घृणा करना। एडमायर होगा क्योंकि एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो घृणा करना का उल्टा हो सकता है प्रशंसा करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। कह रहा है कि यह जो सेंटेंस है उसको स्प्लिट कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया है 4 पार्ट में, और हर एक सेगमेंट में अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आपको बताना है। कह रहा है 80 रुपीज आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग सो ओल्ड। देखिए यहाँ 80 रुपीज आर है, 80 रुपीज के बाद आर नहीं हो सकता है क्योंकि 80 रुपीज जो है वो एक सिंगुलर आइडेंटिटी की तरह कार्य करता है, मतलब 80 रुपये एक चीज़ की तरह काम करता है। तो यहाँ पे भर भी जो होगा वो सिंगुलर होगा, मतलब प्लूरल भर आर नहीं होगा, यहाँ इज होगा। 80 रुपीज इज टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग सो ओल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। 80 रुपीज आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का यहाँ यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। फिर यहाँ से आपको एंटोनिम बताना है। बेनेथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीचे, नीचे का उल्टा क्या होगा ऊपर, तो एवब का मतलब ही होता है ऊपर, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज ब्लैंक ऑफ डूइंग द जॉब वेल, ठीक है। तो द न्यू एम्प्लॉय सेड, वो कहता है कि दैट ही वाज कॉन्फिडेंट ऑफ, तो यहाँ क्या होगा कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग द बेल जॉब होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम। साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द जिसका मीनिंग एक हो ऑफ द गिवन वर्ड। कॉम्पिटेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो क्या है सक्षम है। कॉम्पेरेबल नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है तुलनीय। फिर उसके बाद कॉम्पिटेबल नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है संगत। कंफर्टेबल नहीं होगा, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक। कैपेबल होगा, कैपेबल का मतलब होता है सामर्थ्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। एक आइडियम दिया हुआ है उसका आपको वर्ड मीनिंग बताना है। ब्लो ए फ्यूज, ब्लो ए फ्यूज का मतलब क्या होता है पता है, ब्लो ए फ्यूज का मतलब होता है आग बबूला हो जाना, ठीक है। तो टू फील सिक नहीं होगा, टू रिएक्ट वेरी एंग्रली ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88 कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट the part that contains the errors from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दिया गया है पार्ट्स में, किस पार्ट में एरर है वो आपको बताना है, और अगर एरर नहीं है तो आपको नो एरर पे क्लिक करना है। कह रहा है कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। देखिए एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि अनलेस यू डोंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, ये सब के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अनलेस यू डोंट नहीं हो सकता है, यहाँ होगा अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनलेस यू डोंट। डोंट नहीं हो सकता क्योंकि अनलेस भी निगेटिव है और डोंट भी निगेटिव है, ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें मीनिंग किसका गलत है, ये फ्यूचर भविष्य, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। इसका मतलब होता है लीजर। लीजर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कभी स्कूल जाते हैं तो कहते हैं ये लीजर घंटी है, मतलब खाली समय है ये। फिर उसके बाद है फिगर, फिगर का मतलब आकृति होता है, ये भी सही है। ये फ्लेवर है, फ्लेवर का स्पेलिंग गलत है क्योंकि फ्लेवर का स्पेलिंग होता है FLAVOUR। फ्लेवर का मतलब होता है किसी चीज़ का स्वाद या महक, उसको फ्लेवर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि व्हेन यू गिव अवे ए सेक्रेट और एन एडवांटेज यू रिवील ए सेक्रेट और सस्पेंशन दैट यू शुड हैव केप्ट टू योरसेल्फ। तो यहाँ सस्पेंशन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ये सस्पेंशन की जगह इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 91। कह रहा है कि सहचर का विलोम शब्द क्या है। सहचर्य का विलोम होता है अलगाव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अलगाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है। तो प्रामाणिक का मतलब होता है प्रमाण जोड़ इक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रमाण जोड़ इक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है। यद्यपि का संधि विच्छेद होता है यदि जोड़ अपि और मिलकर बनता है यद्यपि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दिया जाता है उसको पाथेय कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो जो क्षमा करने के लिए योग्य नहीं है उसको अक्षम्य कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अक्षम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि कौन सा जोड़ा जो है वो समरूपी भिन्नार्थक है। समरूपी भिन्नार्थक अवधि अवधि यही होगा, क्योंकि अवधि का मतलब होता है काल और इस अवधि का मतलब होता है एक भाषा जिसको हम लोग अवधि भाषा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अंक का अनेकार्थी हो जाएगा गोद, संख्या, अध्याय, ये सब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक का अर्थ घोड़ा है। तो किसका अर्थ घोड़ा है। तुरंग का मतलब घोड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीर का पर्यायवाची क्या है। तो समीर का पर्यायवाची वायु हो गया, पवन, हवा, मारुत, अनिल, ये सब जो होगा वो समीर का पर्यायवाची होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हवा। नेक्स्ट है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। आटे दाल का भाव मालूम होना का मतलब होता है कष्ट का अनुभव होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कष्ट का अनुभव होना। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस पूरे बुक के 15 प्रैक्टिस सेट्स आप लोग को कंटिन्यू चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन या विदाउट एक्सप्लेनेशन, वो भी आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।